तो हम बात करेंगे अब हम अब बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सब सेल्यूलर ऑर्गेनल। इसको हम एक एक ऑर्गेनल को इंडिविजुअली थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। लास्ट लेक्चर में जो लास्ट ब्लॉक था उनमें हमने बस ओवरव्यू लिया था हर एक ऑर्गेनल का। इस लेक्चर में सॉरी हम बोलेंगे तो इस यूनिट में, ठीक है, ये तो बोले थे इस ब्लॉक में, ठीक है। ब्लॉक नंबर 2 में हम एक एक ऑर्गेनल को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखो, इंट्रोडक्शन में हम ज़्यादा कुछ देखने नहीं वाले हैं। यही बोला जा रहा है कि पहले हमने क्या देख लिया था। हमने यूकैरियोटिक सेल पढ़ा, हमने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, लाइट माइक्रोस्कोपी, ये सब चीज़ें देखी। ये सब इंट्रोडक्शन में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट आते हैं अब अपने यूनिट नंबर 5 के फर्स्ट टॉपिक है, जो है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, ओके। अब ऐसा नहीं है कि आप न्यूक्लियस के बारे में नहीं जानते हो, आपको पता होगा, एक आइडिया होगा न्यूक्लियस में क्या होता है, ठीक है ना। आपको पता होगा न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है, पता है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, हाँ ये भी पता होगा आपको। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। पोर होते हैं मेम्ब्रेन्स में, जिसके थ्रू चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो सके इनसाइड द न्यूक्लियस, या तो न्यूक्लियस से बाहर निकल सके चीज़ें, ठीक है। तो इतनी बातें हमें पता है लोअर लेवल से। क्लास 10+2 के लेवल पे भी आपने देखा होगा न्यूक्लियस के बारे में। द टर्म न्यूक्लियस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड से आया है। जो न्यूक्लियस वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कर्नेल। ये एज इट इज आपको सिंपल सी इन्फॉर्मेशन याद रख लेनी है। न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है, एज इट हार्वेस्ट द जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जो है जेनेटिक मटेरियल स्टोर किया जाता है। जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम बोलते हैं ये सेल का, ये जो सेल है, सॉरी ना, सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल है, ठीक है। सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कौन? न्यूक्लियस। बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर ही हमें क्या देखने को मिलता है? जेनेटिक मटेरियल। द इंसिडेंटली इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनल टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहला ऑर्गेनल जो डिस्कवर किया गया, सबसे पहला ऑर्गेनल जो डिस्कवर हुआ वो था हमारा क्या? न्यूक्लियस। जानते हो किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, ठीक है। ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज व्हाट सेपरेट देम फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स। जो हमारे पास न्यूक्लियस है, जो हमारे पास न्यूक्लियस है किस चीज़ में? जो हमारे पास यूकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो कि इसको प्रोकैरियोट से अलग बनाता है। प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करते हैं, और जिस रीजन में आपके पास जेनेटिक मटेरियल है तो उसी रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है, हमारे पास जो क्या है, न्यूक्लियस है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमें ये क्या करता है? ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिफरेंट क्या करता है? अलग करता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। विद फ्यू एक्सेप्शंस, हमें पता है कि यूकैरियोट्स में भी कुछ यूकैरियोट्स ऐसे होते हैं, कुछ यूकैरियोट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती है। अगर आपको याद है तो एक आरबीसी आपने सुना होगा और एक सी ट्यूब भी आपने सुनी होगी प्लांट में। वन और मोर न्यूक्लियाई आपको देखने को मिलेंगे किस चीज़ में? यूकैरियोटिक सेल में। विद फ्यू एक्सेप्शन, कुछ सेल ऐसे भी हैं, कुछ यूकैरियोटिक सेल ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, जहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। इट इज़ मोस्टली स्फेरिकल इन शेप। ज़्यादातर देखोगे इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, बट इसका शेप वेरी भी करता है। इट में बिकम्स ओवल, ओवल और इलेप्टिकल। ये आपको ओवल दिख सकता है किस चीज़ में? प्लांट सेल में ओवल दिख सकता है, जिसके पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। प्लांट सेल विद ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है ना। प्लांट सेल विद ए लार्ज वैक्यूल कैन हैव इलेप्टिकल क्या? इलेप्टिकल न्यूक्लियस, ठीक है ना। जिस प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, तो उसका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा, उसका शेप क्या हो जाता है? इलेप्टिकल शेप का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसका शेप थोड़ा इलेप्टिकल देखने को मिलेगा आपको। इलेप्टिकल थोड़ा चपटा समझ रहे हो ना, इलेप्टिकल थोड़ा। हाउएवर, आपने तो ये भी देखा होगा ना, हमारे में जो आरबीसी, सॉरी वो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी, तो वहाँ पे तो आपको कितने डिफरेंट डिफरेंट शेप मिल जाते हैं न्यूक्लियस के देखने को। हेडफोन शेप भी देखने को मिलता है, हेडफोन लाइक शेप न्यूक्लियस का।
बाइलोब्यूलर, ट्राइलोब्यूलर, बहुत सारे हमने देखे हुए हैं, ठीक है। हाउएवर ए टिपिकल न्यूक्लियस इज यूजुअली 5 से लेकर 25 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस का डायमीटर 5 से लेकर 25 माइक्रोमीटर एंड ऑक्यूपाइज अबाउट 10% ऑफ द सेल वॉल्यूम, और सेल का 10% वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो कुछ डाटा अब आ रहा है यहाँ पे कि जनरली आपको देखने को मिला, यूजुअली आपको देखने को मिलेगा जो आपका न्यूक्लियस है वो 5 से लेकर 25 माइक्रोमीटर के बीच में वेरी करता है, 5 से लेकर 25 माइक्रोमीटर के बीच में वेरी करता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अब ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि 5 माइक्रोमीटर से कम नहीं हो सकता या 25 माइक्रोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता, यूजुअली बोला गया है, ज़्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो साइज़ है, मान लो आपने क्या किया, आपने 1 लाख न्यूक्लियस की स्टडी करी, आपने 1 लाख न्यूक्लियस की स्टडी करी, तो ज़्यादातर जो है ना, ज़्यादातर न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो 5 से लेकर 25 माइक्रोमीटर के बीच में ही रहेगा, ठीक है। जो बहुत कम है, जो बहुत ज़्यादा है, ऐसे आपको कम देखने को मिलेंगे। यूजुअली आपको ज़्यादातर कौन देखने को मिलेंगे, जिनका जो साइज़ है, जिनका जो डायमीटर है वो 5 से लेकर 25 माइक्रोमीटर के बीच में रहेगा। तो एज इट इज़ आपको डाटा याद रख लेना यहाँ पे। और क्या, ये सेल का 10% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। जनरली इट इज़ प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द सेल। आपको ये सेल के सेंटर में देखने को मिलेगा, सेल के सेंटर में देखने को मिलेगा। इन जनरल, इन जनरल का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे ही हो, ठीक है। इसलिए हम बार बार इन जनरल वर्ड यूज़ करेंगे कि हाँ, कहीं अगर ना देखने को मिल रहा हो तो हमने ऐसा थोड़ी बोला कि हमेशा ये सेंटर में ही देखने को मिलता है। हमने तो बोला था भाई कि इन जनरल ये आपको सेंटर में देखने को मिलता है। इन जनरल मीन्स कुछ केस ऐसे भी हैं, कुछ केस ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको सेंटर के अलावा पेरिफेरी पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इन जनरल की बात कर रहे हैं हम कि जो होती है, जो आपके पास न्यूक्लियस है वो सेंटर में देखने को मिलता है, सेल के सेंटर में। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज सिस्टमेटिकली डिपिक्टेड इन फिगर 5.1। 5.1 आप देख सकते हो। बार बार गायब क्यों हो जा रहा है? फिगर देख सकते हो आप, ठीक है। आपको आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, आपको इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, आपको न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोलस दिख रहा है, सॉरी, आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है, न्यूक्लियोलस दिख रहा है। न्यूक्लियोइड तो प्रोकैरियोट में होते हैं। आपको न्यूक्लियोलस दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है, आपको क्रोमेटिन फाइबर देखने को मिल रहा है, और आपको न्यूक्लियोप्लाज्म, आप जानते हो ना, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली लिक्विड मटेरियल, सेमी सॉलिड बोल सकते हो, ठीक है ना। द फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, तो उसको हम न्यूक्लियर प्लाज्म बोल रहे हैं। और क्या देखने को मिल रहा है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अब बाकी ऐसा है कि इन सब के बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना होगा अपने 10+2 लेवल पे। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन तो ये हमने सुन ही रखा है। क्रोमेटिन फाइबर ये तो आपने बिल्कुल ही सुना होगा। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस आपको पता है, ये भी आपने सुना होगा। आरएनए का फॉर्मेशन, सॉरी, आरएनए का फॉर्मेशन, राइबोसोम बनते हैं, ठीक है ना, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम का फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस में ही होता है। न्यूक्लियर पोर ये भी आपको पता है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, कुछ प्रोटीन होती हैं जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को बनाने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं कि द डीएनए इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो इस कॉम्प्लेक्स्ड विद हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। कुछ प्रोटीन होते हैं जिसको हम हिस्टोन बोलते हैं, और कुछ प्रोटीन है जिसको हम नॉन हिस्टोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। डीएनए हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, विच अलाउ पैकेजिंग ऑफ क्रोमोसोम इन दी लिमिटेड न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। छोटी सी जगह में, न्यूक्लियस के अंदर छोटी सी जगह में, न्यूक्लियस के अंदर छोटी सी जगह में क्या करते हैं, डीएनए को रखना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, कंप्रेस करके रखना पड़ेगा। डीएनए बहुत लंबा होता है, तो हम क्या करते हैं, डीएनए को कुछ हिस्टोन प्रोटीन में और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन में हम उसको रैपअप करके न्यूक्लियस के अंदर रखते हैं। 8 हिस्टोन प्रोटीन, 8 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना, 8 हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और क्या, 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आप क्या करोगे, 146 या तो 147, 146 बेस पेयर को हम लपेट सकते हैं, ठीक है। 8 हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हम कितना बेस पेयर लपेट सकते हैं, 146। और ये चीज़ क्या बनता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन और 8 हिस्टोन प्रोटीन और 146 बेस पेयर, ये मिल के बनाते हैं हमारे पास न्यूक्लियोसोम।
ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। ऐसा और एक न्यूक्लियोसोम, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम होंगे, ठीक है ना। आपने सुना होगा बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। जब इसको माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करी थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब डीएनए को देखने की कोशिश की थी, तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला था हमें, कि एक स्ट्रिंग है जिसके ऊपर मोती लगे हुए ऐसे ऐसे करके। बेसिकली आपने क्लास 12th में देखा होगा इस चीज़ को, क्लास 12th के एनसीईआरटी के बुक में पैकेजिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में दिया हुआ है, और ये इमेज भी दे रखी है उसमें एक, बीट्स ऑन स्ट्रिंग करके। तो हाँ, बाकी अगर आपको अभी रिकॉल नहीं हो रहा है तो हम आगे तो पढ़ेंगे इस चीज़ को, BBCCT 117 में हम इस चीज़ को देखेंगे दोबारा से, ठीक है ना। दी न्यूक्लियस, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और ये जो बाकी जो बीच का डीएनए होता है ना, दो न्यूक्लियोसोम के बीच के जो डीएनए है, ठीक है, दो न्यूक्लियोसोम के बीच के जो डीएनए है उसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। और लिंकर डीएनए से कौन एसोसिएटेड होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन हमारे न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन एट हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, ठीक है ना। और नॉन हिस्टोन प्रोटीन लिंकर डीएनए से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है ना। हिस्टोन प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। आगे देखो, द न्यूक्लियस इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी डिफ्यूज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मास। तो न्यूक्लियस हमारे पास डिफ्यूज अनऑर्गेनाइज्ड मास नहीं होता, बट इट इज़ ए वेल ऑर्डर्ड इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर देखोगे ना, सारी चीज़ें सही सही मीन्स सारी जो चीज़ें हैं न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, वो एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ऑक्यूपाई एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखा होता है न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी न्यूक्लियस में कहीं पे भी बिखरा हुआ है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो एक स्पेसिफिक पोजीशन अपनी क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई करके रखते हैं, ठीक। द क्रोमेटिन फाइबर ऑफ ईच इंटरफेस तो क्रोमेटिन फाइबर ऑफ ईच इंटरफेस। इंटरफेस का क्यों बोला जा रहा है? क्रोमेटिन फाइबर इंटरफेस का क्या मतलब है? क्रोमेटिन फाइबर का इंटरफेस से क्या कनेक्शन होता है? जब हम जानते हैं दो ही फेज होते हैं सेल साइकिल में, आपने दो फेज पढ़ा होगा, इंटरफेस और डिवीजन फेज। तो डिवीजन फेज में ठीक है ना, डिवीजन फेज में आपको क्रोमोसोम देखने को नहीं मिलता, सॉरी, डिवीजन फेज में आपको क्रोमेटिन फाइबर देखने को नहीं मिलता, डिवीजन फेज में आपको क्रोमोसोम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो क्रोमेटिन फाइबर तो आपको इंटरफेस में देखने को मिलता है, इंटरफेस में आपको लूजली पैक क्रोमेटिन फाइबर देखने को मिलता है। बाकी जो डिवाइडिंग फेज है तो उसमें क्रोमोसोम बनने लग जाते हैं, याद है ना, ठीक है। तो क्रोमेटिन फाइबर ऑफ ईच इंटरफेस क्रोमोसोम ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई डिस्टिंक्ट टेरिटरीज, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके रखते हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ, देखो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी जगह है। आप ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी गए, आप घूमते फिरते गए और बोलोगे ये अब से मैं यहाँ पे रहने लग जाऊँगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, सबकी एक स्पेसिफिक टेरिटरी है कि वो इधर ही मिलेगा, ठीक है ना। इसी अगर हम बात करें कि क्रोमोजोम टेरिटरी की, तो क्रोमोजोम आपको इसी रीजन में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है क्रोमोजोम आपको कहीं बीच में इधर आ जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, नहीं हो सकता। एक स्पेसिफिक टेरिटरी अपनी मेंटेन करके रखते हैं। अब देखो, हम लोग जो नॉर्मल लाइफ में रह रहे हैं, आप अपने घर में रहते हो ना डेली, या आप किसी दिन आपका मन किया नहीं मैं इस घर में नहीं रहूँगा, पड़ोसी के घर में चले गए कि अब से ये घर मेरा। एक हमारी स्पेसिफिक टेरिटरी है ना, कि हाँ ये रीजन हमारा है, इधर हम रहते हैं, हमारे बाजू में कोई और रहता है। ऐसा नहीं है ना हर दिन हम अपना पोजीशन बदलते रहे, ठीक। तो हाँ, इसकी सब आपके पास न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं उनकी पोजीशन फिक्स रहती है, वो एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्यूपाई करके रखते हैं, ठीक है ना। सबकी एक स्पेसिफिक टेरिटरी है, ठीक। इनमें से हम कुछ की धीरे धीरे बात करेंगे, सबकी तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या आने वाला है हमारे टॉपिक में। देखो, हाँ, सबकी डिस्टिंक्ट टेरिटरीज होती हैं, ये हमने इस चीज़ को समझा हमने कि डिस्टिंक्ट टेरिटरी को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। जीन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम के जीन, मान लो दो क्रोमोजोम है, ठीक है, दो क्रोमोजोम है, उनके जीन केम टुगेदर, दोनों दोनों के जीन आपस में एक साथ आएंगे, दोनों के जीन
दो क्रोमोसोम एज्यूम करो, दोनों क्रोमोसोम के जीन्स पास पास आएंगे, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम के जीन पास पास आएंगे, दे केम टुगेदर इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल। किसके रिस्पॉन्स में? सिग्नल के रिस्पॉन्स में। कौन सा सिग्नल? देखो, न्यूक्लियस को सिग्नल मिला, न्यूक्लियस को सिग्नल मिला, ठीक है, तो उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में न्यूक्लियस को एक सिग्नल रिसीव हुआ, उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में, उस सिग्नल के रिस्पॉन्स में क्या हुआ? कुछ क्रोमोजोम, कुछ क्रोमोजोम पास पास आए, ठीक है, क्रोमोजोम की जो जीन है, क्रोमोजोम पे प्रेजेंट जीन है, जीन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम के जीन है, वो पास पास आए, दे केम टुगेदर इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल एंड दे कंसंट्रेटेड इन ए रीजन ऑफ एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन। एक ऐसे रीजन में आए, वो एक ऐसे रीजन में आए, न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसे रीजन में आए जहाँ पे एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब मत पूछना कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, जीन जीन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? जीन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? जीन में तो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? मान लो हम, देखो एक एक इमेजिन, एक एग्जांपल लो। मान लो हमें कोई एक प्रोटीन बनानी है, हमें एक प्रोटीन बनानी है, हमें एक प्रोटीन बनानी है एक्स नाम की, हमें सेल को एक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, सेल को अचानक से एक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन का नाम है एक्स, ठीक है ना, प्रोटीन का नाम है एक्स। अब भाई, ये प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन कहाँ है? इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास किस में? जी, डीएनए में, क्रोमोजोम में इन्फॉर्मेशन है, और एक क्रोमोजोम में नहीं है, बहुत सारे क्रोमोजोम में है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्रोमोजोम जो जहाँ जहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वो पास आएंगे, जिन जिन जीन की आवश्यकता है हमें, जीन समझ रहे हो, क्रोमोजोम का डीएनए का वो हिस्सा जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो जीन पास आएंगे, मीन्स वो इन्फॉर्मेशन वाले हिस्से पास आएंगे, पास पास आएंगे, और वो एक रीजन में, कौन से रीजन में कंसंट्रेट कर जाएंगे? वो एक रीजन में कंसंट्रेट कर जाएंगे जिस रीजन का नाम होता है एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन। वो एक रीजन है जो रीजन में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है ना, वो रीजन जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे रीजन है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी जगह है, तो न्यूक्लियस के अंदर वो वाला रीजन, के अंदर वो वाली रीजन जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, तो वो उस रीजन में आएंगे, उस रीजन में आके कंसंट्रेट हो जाएंगे, और क्या होगा? वो आरएनए पॉलीमरेज आएगा और इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर देगा, ठीक है, फिर एमआरएनए बनेगा, बाकी आगे का प्रोसीजर तो हम जानते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो आ जाते हैं एक रीजन में जहाँ पे एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन चल रही होती है। द हेट्रोक्रोमेटिन सच एज इनएक्टिव एक्स। हेट्रोक्रोमेटिन समझते हो ना, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। अब ये इस चीज़ को भी बताना पड़ेगा मुझे। हाँ, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या अंतर दिख रहा है? कि यूक्रोमेटिन पे प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को हम कॉपी कर सकते हैं, मीन्स ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ठीक है ना, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, बट इस ये रीजन इतना कॉम्पैक्ट पैक्ड है, ये इतना पैक है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकते, ट्रांसक्रिप्शनली ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव मीन्स यहाँ पे ये जो हिस्सा है डीएनए का ये हिस्सा है, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको आप कॉपी नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसको आप कॉपी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट है, ये बहुत कॉम्पैक्ट है और ये लूज है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो? इजीली यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो, तो ट्रांसक्रिप्शनली ये रीजन एक्टिव है। कौन सा? यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। वैसे बेसिकली अब मैं ये बातें नहीं बताने जाऊँगा कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, सिंपल सा है, क्लास 12th में मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वहाँ पे बताया गया इस चीज़ को। तो हम बस देखते हैं कि जो इनएक्टिव एक्स है, जो एक्स क्रोमोजोम होता है, जो एक्स क्रोमोजोम होता है फीमेल्स में, मेमेलियन फीमेल्स में, ह्यूमन बीइंग की बात कर लो, जो महिलाओं के अंदर जो दो दो क्रोमोजोम होते हैं एक्स, ठीक है, टू क्रोमोजोम होते हैं एक्स वाले, ठीक है, टू एक्स क्रोमोजोम होते हैं उनके अंदर। तो उनमें से एक एक होता है जो इनएक्टिव होता है, उनमें से एक इनएक्टिव होता है, ठीक है, उनमें से एक इनएक्टिव होता है। तो इनएक्टिव एक्स क्रोमोजोम इन इन मेमेलियन फीमेल, जिसको इनएक्टिव एक्स क्रोमोजोम को हम बार बॉडी भी बोलते हैं, बर बॉडी, बी आर वाला बार बॉडी, जो बोलना बोल लो, ठीक है ना, बर बॉडी बोला जाता है इसको, साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, ठीक है। तो इनएक्टिव एक्स क्रोमोजोम जो बर बॉडी, इसी को बोलते हैं, ये जो मेमेलियन फीमेल्स में पाई जाती है, ये पेरिफेरल लोकलाइजेशन होता है इसका, मीन्स ये आपको पेरीफ्री पे देखने मिलेगा। न्यूक्लियस है, मान लो ये है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के पेरीफ्री पे देखने को मिलेगा, इन सब रीजन में देखने को मिलेगा, इधर इधर साइड साइड में कहीं देखने को मिला, पेरीफ्री में देखने को मिला, सेंटर में नहीं रहेंगे, ये पेरीफ्री में रहेंगे, इधर कहीं रहेंगे, ये तो इधर हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं। देख लो, देखो, ये न्यूक्लियस दिख रही है आपको, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस वाला रीजन है,
ये न्यूक्लियस है। और देखो बार बॉडी आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये इधर देखने को मिल रही है आपको बार बॉडी, इधर पेरीफ्री में। तो इसका लोकेशन बस बताया जा रहा है, ये पेरीफ्री में देखने को मिलता है आपको, ठीक। पेरिफेरल लोकलाइजेशन। न्यूक्लियर लेमिना के पास होती है, वाइल इंटीरियर न्यूक्लियर कंपार्टमेंट हैज यूक्रोमेटिन, जो इनर साइड मतलब इन सब रीजन में न्यूक्लियस के इनसाइड वाले रीजन में, ये पेरिफेरल वाला रीजन हो गया, ठीक है, ये पेरिफेरल वाला रीजन हो गया, और ये इसको कॉर्टेक्स रीजन बोल सकते हो बेसिकली हम जब यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इनसाइड हम समझ जा रहे हो ना, इनसाइड का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो हाँ, तो इनसाइड वाले रीजन में कौन से जीन होते हैं, वहाँ पे वो वाले क्रोमोसोम होते हैं जो क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। इंटीरियर न्यूक्लियर कंपार्टमेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूक्रोमेटिन क्यों, यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ठीक है। मैनी एक्टिव ट्रांसक्राइब्ड जीन आर ऑल्सो लोकलाइज टू द न्यूक्लियर पोर। कुछ जो होते हैं एक्टिव ट्रांसक्राइब जीन, जो कुछ ऐसे जीन है जिसको एक्टिवली हम ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, बेसिकली ये समझो। कुछ ऐसे जीन जिसको एक्टिवली हम ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, वो पाए जाते हैं न्यूक्लियर पोर के आसपास, ठीक है, न्यूक्लियर पोर के आसपास, ठीक है। दिखाना चाहूँ इसमें अगर लोकेट कर रखा है, नहीं कर रखा है। समझ जाओ कि न्यूक्लियर पोर जो है, ये जो न्यूक्लियर पोर है उसके पास कुछ जीन होती है, न्यूक्लियर पोर के भी पास होती हैं ऐसी कुछ जीन जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे, मैनी एक्टिवली ट्रांसक्राइब जीन आर ऑल्सो लोकेटेड टू द न्यूक्लियर पोर, ठीक है, न्यूक्लियर पोर के पास होती है, ये तो बोल सकते हैं न्यूक्लियर पोर में, बिल्कुल न्यूक्लियर पोर के पास मीन्स न्यूक्लियर पोर में होती है, न्यूक्लियर पोर के पास होती है, बिल्कुल एक ही बात है, ठीक है। ए रिपोजिशनिंग ऑफ जीन अवे फ्रॉम द लेमिना अपीयर्स टू प्रीसीड एक्टिवेशन, मीन्स इसका मतलब है, इससे आपको न्यूक्लियर लेमिना नहीं बताया गया ना, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है न्यूक्लियर लेमिना, न्यूक्लियस के जस्ट इनसाइड वाला जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके आसपास के रीजन, ठीक है, उसके आसपास के रीजन उसको कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना, ठीक है, उनको कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना, ठीक है, उनको कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना, न्यूक्लियस की जस्ट अंदर वाले रीजन को। तो न्यूक्लियर लेमिना से अगर दूर जा रही है, मान लो कुछ जीन है, कुछ क्रोमोजोम है, ठीक है, कुछ क्रोमोजोम है जो न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियर लेमिना के पास है, कुछ क्रोमोजोम ये तो कुछ जीन न्यूक्लियर लेमिना के पास है, बट वो दूर जा रही है, न्यूक्लियर लेमिना से दूर मीन्स सेंटर की ओर जा रही है, अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियर लेमिना, अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियर लेमिना मीन्स न्यूक्लियस से बाहर तो आएंगी नहीं, अंदर की ओर जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर वो अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियर लेमिना जा रही है तो मीन्स कि वो एक्टिवेशन होने वाली है, अब वो क्या प्रीसीड करने वाली है, वो एक्टिवेट होने वाली है, वो जीन अब एक्टिवेट होने वाली है, ठीक है। आपको बताया गया था कि न्यूक्लियर लेमिना के आसपास जो जीन रहेंगी वो बेसिकली वो इनएक्टिव रहेंगी, ठीक है ना। वो कैसे रहेंगी, इनएक्टिव, हेट्रोक्रोमेटिन आपको देखने को मिलता है न्यूक्लियर लेमिना के आसपास। बट अगर उसको एक्टिवेट होना है मीन्स अगर उसको यूक्रोमेटिन में बदलना है, हेट्रोक्रोमेटिन को थोड़ा लूज कर दो, यूक्रोमेटिन बना दो, अगर वो यूक्रोमेटिन बनाना है मीन्स वो किधर की ओर चली जाएंगी, वो न्यूक्लियर लेमिना से अवे जाएंगी, न्यूक्लियर लेमिना से अवे मूव कर जाएंगी। तो रीपोजिशनिंग जो हो रहा है, जीन का जो रीपोजिशन हो रहा है मीन्स वो न्यूक्लियर लेमिना के पास थी और न्यूक्लियर लेमिना से अब दूर जा रही है। तो अब हम समझ सकते हैं कि हाँ, वो जीन कहीं ना कहीं अब वो एक्टिवेट की प्रक्रिया में चलेगी, अब वो एक्टिवेशन होगा उस जीन का, वो जीन अब एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है ना।
अब देखो, द न्यूक्लियोलस इज ए सब कंपार्टमेंट, न्यूक्लियोलस इज ए सब कंपार्टमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का सब कंपार्टमेंट होता है न्यूक्लियोलस। बेसिकली न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियोलस में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, बट फिर भी हम इसको सब कंपार्टमेंट कहते हैं। आपको पता है ना सब कंपार्टमेंट कब कहा जाता है, जब चीज़ें क्या हो जाए, मेम्ब्रेन से बाउंड हो जाए, तब बोलते हैं हाँ सब कंपार्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट हमारे पास जो न्यूक्लियोलस है उसका तो कोई मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो हम क्यों बोलते हैं कि ये सब कंपार्टमेंट है न्यूक्लियस के अंदर। हम ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो न्यूक्लियोलस है इट इज़ हाईली इलेक्ट्रॉन डेंस, बहुत ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंस होता है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंस होता है। इरेगुलर तो ये है ही, सर्कुलर शेप स्ट्रक्चर हो सकता है, बाकी और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एंड इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर बॉडी विजिबल इन एन इंटरफेज न्यूक्लियस। देखो इंटरफेस, क्यों बार बार हम इंटरफेस बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरफेस से जब आगे बढ़ोगे, जब इंटरफेस से आगे बढ़ोगे तो सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। डीएनए को छोड़ के क्रोमेटिन, क्रोमोजोम जो भी बोल लो, तो इन सब क्रोमोजोम को छोड़ के बाकी सब चीज़ें तो डिसअपियर हो जाती है ना, बाकी सब चीज़ें डिसअपियर हो जाती है, तो इसलिए हम बार बार इंटरफेस बोल रहे हैं कि जो आपके पास जो न्यूक्लियोलस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो लार्जेस्ट बॉडी है आपको दिखाई देती है, ठीक है, वो हमारा क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक। इट कैन बी विजुअलाइज बाय लाइट माइक्रोस्कोपी, आप इसको लाइट माइक्रोस्कोपी के थ्रू भी आप न्यूक्लियोलस को देख सकते हो। ए सेल में हैव वन और मोर न्यूक्लियोलाई, इसके अंदर एक या एक से दो न्यूक्लियोलाई दैट इज न्यूक्लियस हो सकते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस वेरीज फ्रॉम फंक्शनल एक्टिविटी, ठीक है, न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है, उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है। इट ऑक्यूपाइज अबाउट 25% ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है ना, न्यूक्लियस का 25% वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, न्यूक्लियस। जैसे हमने बात किया था ना कि सेल का 10% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है आपका न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस का भी 25% वॉल्यूम, अब न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का 25% वॉल्यूम न्यूक्लियोलस कवर कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है ऑफ द टोटल न्यूक्लियर वॉल्यूम, ठीक है, न्यूक्लियस का टोटल वॉल्यूम का 25%। ड्यूरिंग सेल डिवीजन न्यूक्लियोलस डिसअपियर, सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, मीन्स आप न्यूक्लियोलस को इंटरफेस में ही देख सकते हो, इसलिए हम बार बार इंटरफेस कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, क्यों बोल रहे हैं बार बार इंटरफेस, कि इंटरफेस के आगे चले जाओगे, डिवाइडिंग फेज में चले जाओगे तो आपके पास तो क्रोमेटिन भी नहीं दिखाई देगा, आपको क्रोमोजोम दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है, क्रोमोजोम। अच्छा अब किस चीज़ की बात करें, इसको हटाओ, ये लो, ये हो गया, बदला कलर है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में, ठीक है ना। सो ए न्यूक्लियोलस इज असेंबल अराउंड द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन इन ए क्रोमोजोम। पहले समझो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या है, ठीक है ना, पहले समझो कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन दैट इज NOR, नॉर क्या होता है। नॉर का तो फुल फॉर्म हम जानते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। तो क्या है नॉर, इट इज़ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए क्रोमोजोम, क्रोमोजोम का एक स्पेसिफिक पार्ट, क्रोमोजोम का एक स्पेसिफिक हिस्सा, क्रोमोजोम पर प्रेजेंट एक स्पेसिफिक पार्ट, ठीक है, एक स्पेसिफिक हिस्सा, ठीक है, जहाँ पे किस चीज़ के लिए जीन होती है, जहाँ पे जीन होती है फॉर मेकिंग ऑफ राइबोसोमल RNA, ठीक है ना, फॉर मेकिंग ऑफ राइबोसोमल RNA मीन्स मानते हैं ये हमारे पास कुछ DNA है, ये हमारे पास कुछ क्रोमोजोम है, ठीक है ना, ये हमारे पास कुछ क्रोमोजोम है, ठीक है, लेट्स सपोज हमने ले लिया 5 क्रोमोजोम ले लिया, क्रोमोजोम पे कुछ रीजन होता है, क्रोमोजोम का वो वाला रीजन, इन सारे क्रोमोजोम पे वो वाला रीजन जिन पे इंफॉर्मेशन होती है, जिन रीजन में इंफॉर्मेशन होती है, जिन रीजन में जीन्स होती है, किस चीज़ की फॉर मेकिंग, जीन्स फॉर मेकिंग राइबोसोमल RNA, ठीक है, तो इस रीजन को बोलते हैं हम नॉर, इस रीजन को बोलते हैं हम नॉर। इट इज़ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ए क्रोमोजोम वेयर जीन्स फॉर मेकिंग राइबोसोमल RNA आर फाउंड। देखो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 13 से लेके 15 तक और 21, 22, ठीक है,
तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम हो गए, 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 5 पेयर, ठीक है ना। क्रोमोसोम नंबर 13 और उसका होमोलोगस, क्रोमोसोम नंबर 14 और उसका होमोलोगस, क्रोमोसोम नंबर 15 और उसका होमोलोगस पेयर, क्रोमोसोम नंबर 21 और उसका होमोलोगस पेयर, क्रोमोसोम नंबर 22 और उसका होमोलोगस पेयर। इन सभी क्रोमोसोम पे एक स्पेसिफिक पार्ट होता है। इन सभी क्रोमोसोम के किसी स्पेसिफिक पार्ट में, किसी स्पेसिफिक हिस्से में जीन प्रेजेंट होती है जिसके लिए, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस के लिए, राइबोसोमल आरएनए के बनने के लिए, ठीक है। तो नॉर समझ लिया हमने क्या है, ठीक है ना। क्रोमोसोम का वो हिस्सा जहाँ पे इंफॉर्मेशन है राइबोसोमल आरएनए को बनाने वाला, बोला जाता है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो न्यूक्लियोलर ए न्यूक्लियोलस इज असेंबल्ड अराउंड दी नॉर, ठीक है। न्यूक्लियोलस कहाँ पे असेंबल होता है, न्यूक्लियोलस कहाँ पे बनता है, नॉर के आसपास, ठीक है, नॉर के पास। मानो हमारे, इमेजिन करो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है ना, 23 पेयर है, ठीक है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये जो 5 पेयर है, ये जो 5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है जिस पे इंफॉर्मेशन है राइबोसोमल आरएनए को बनने के लिए, ये पांचों पेयर एक पास रहती हैं। ये इन पांचों पेयर का वो हिस्सा, इन पांचों पेयर ऑफ क्रोमोसोम का वो हिस्सा जिसके पास इंफॉर्मेशन है राइबोसोमल आरएनए बनाने का, ठीक है ना, वो सारे हिस्से आसपास रहते हैं, बिल्कुल आसपास रहते हैं, ठीक है। और उसी के आसपास हमारी क्या बनती है, न्यूक्लियोलस बनता है। तो न्यूक्लियोलस इज असेंबल्ड राउंड द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन इन ए क्रोमोसोम। द नॉर कंटेन्स जीन फॉर प्री राइबोसोमल आरएनए। नॉर में कौन सी जीन होती है, प्री राइबोसोमल आरएनए बनाने की, ठीक है ना। प्री राइबोसोमल आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन होता है और वो आरएनए बनता है। प्री राइबोसोमल आरएनए में कुछ मॉडिफिकेशन होता है और वो राइबोसोमल आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन ह्यूमंस राइबोसोमल आरएनए जीन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10 clusters, दैट इज 5 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बताया हमने इस चीज़ को, ठीक है। इट इज द साइट फॉर सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोम बायोजेनेसिस, ठीक है। न्यूक्लियोलस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस में क्या होता है, वहाँ पे बनती है राइबोसोमल आरएनए, न्यूक्लियोलस में बनती है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और उसका प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, और उसका प्रोसेसिंग होता है राइबोसोमल आरएनए प्रोसेस होता है, मीन्स प्री राइबोसोमल आरएनए से राइबोसोमल आरएनए बनना, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए का बनना, उसका प्रोसेसिंग होना और राइबोसोम का बनना, ये सारी काम कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस में। ये सारे काम कहाँ होते हैं, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। और न्यूक्लियोलस कहाँ पे बना हुआ है, न्यूक्लियोलस कहाँ पे है, नॉर्थ रीजन के आसपास। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉर्थ रीजन से उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नॉर्थ रीजन से बेसिकली उसको क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगा किस चीज़ का, राइबोसोमल आरएनए का, ठीक है। सम नॉन कोडिंग आरएनए, कुछ आरएनए ऐसी हैं जिनको हम नॉन कोडिंग बोलते हैं। नॉन कोडिंग कौन, ऐसा आरएनए जो ट्रांसक्राइब तो हुआ है जीन से, जो ट्रांसक्राइब तो हुआ है डीएनए से वो ट्रांसक्राइब हुआ, ठीक है ना। डीएनए पे आरएनए बना, डीएनए की टेम्पलेट पे आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्राइब तो हो गया, आरएनए तो बना, बट वो आरएनए ट्रांसलेशन नहीं करता, ट्रांसलेशन करके वो प्रोटीन फॉर्म नहीं करता, उससे कुछ और ही काम होते हैं, ठीक है। जो आरएनए ट्रांसक्राइब होके बना, ठीक है, डीएनए की टेम्पलेट में से ट्रांसक्राइब हुआ और वो बना, आरएनए बना, बट वो आगे ट्रांसलेशन का प्रक्रिया में नहीं जाता, वो ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, उनका कुछ और ही काम होता है, ठीक है। उनको बोलते हैं हम नॉन कोडिंग आरएनए। तो सिंपल सी याद रख लेनी है, U6 SNP, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, फ्यू टीआरएनए, कुछ टीआरएनए और SRP
सिग्नल रिकग्नाइजेशन पार्टिकल, और एक है टीलोमरेज। टीलोमरेज इज एंजाइम। तो ये जो आपके पास 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ये जो आपके पास 5 नॉन कोडिंग आ रहे हैं, इसको आपको एज इट इज़ याद रख लेना है। सिर्फ नाम याद रखना है, क्या काम करता है ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, ठीक है ना, ये बिल्कुल काम का नहीं है। बस हमें याद रख लेना है कि नॉन कोडिंग आ रहे हैं हमने क्या क्या देखे। हमने नॉन कोडिंग आर एन ए देखे, U6 SNRNP, ठीक है ना, और tRNA, SRP और टीलोमरेज, ये हमारे नॉन कोडिंग आर एन ए हैं। दे ऑल्सो आर ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोसेस्ड एंड असेंबल हियर, ये यहाँ पे बनते हैं, ये यहाँ पे बनते हैं, प्रोसेस होती है, इनकी प्रोसेसिंग भी होती है, और ये असेंबल्ड भी होते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियोलस में, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस में कुछ नॉन कोडिंग आरएनए भी बनता है, उसका प्रोसेसिंग भी होता है, और वो असेंबल भी वहीं पे होते हैं न्यूक्लियोलस में। और न्यूक्लियोलस हमें कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूक्लियोलस कहाँ देखने में मिलेगा? वो 9 रीजन के आसपास बनता है। क्यों 9 रीजन के आसपास ही क्यों बना? क्योंकि 9 रीजन में हमारे पास जीन है किस चीज़ का? राइबोसोमल आरएनए को बनाने वाला, ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए बनाएगा कौन? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को क्या चाहिए? इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन कौन देगा उसको? नॉड। समझ रहे हो ना? तो ये सारी कहानी सिंपल सी रहने वाली है। पढ़ो आगे, थोड़ा रंग चेंज करो। इन एडिशन टू न्यूक्लियोलस के अलावा मैनी अदर न्यूक्लियर बॉडीज हैव बीन रिकग्नाइज्ड इन दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस के अलावा बाकी और भी चीज़ें पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर, बट हम सभी को नहीं देखेंगे, बस 3 चीज़ों को देखेंगे। एक देखेंगे हम सीजल बॉडीज़, पॉलीकॉम बॉडीज़ एंड न्यूक्लियर स्पेकलेस, ठीक है। नन ऑफ दीज न्यूक्लियर बॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, किसी में भी मेम्ब्रेन नहीं है। ये न्यूक्लियस के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, ठीक है। एंड दे आर हाईली डायनेमिक स्ट्रक्चर, मीन्स इसका साइज शेप वेरिएबल चेंज होता रहता है, ठीक है। इनका साइज और शेप ये चेंज होता रहता है। ये भी लोकेशन भी कभी कभी चेंज करते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियर स्पेकलेस को आप इंटरक्रोमेटिन ग्रेन्यूल क्लस्टर बोलते हो, ठीक है ना। इंटरक्रोमेटिन ग्रेन्यूल क्लस्टर्स, ठीक है। वी आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द रोल इन द न्यूक्लियर मेटाबॉलिज्म। बस हम इनके काम देखने वाले हैं कि क्या क्या काम करते हैं ये तीनों न्यूक्लियर मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। पहली बात करते हैं किसकी? सीजल बॉडीज़ की। हाँ चलो, छोड़ो, पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर स्पेकलेस की। तो न्यूक्लियर स्पेकलेस स्टोरेज करता है और मॉडिफिकेशन कंपार्टमेंट है, स्टोरेज करता है और मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे स्टोरेज होती है और मॉडिफिकेशन होती है। किस चीज़ की? स्प्लाइसिंग फैक्टर की। देखो ध्यान से समझो। न्यूक्लियर स्पेकलेस में स्टोरेज होता है और मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टोरेज होता है और मॉडिफिकेशन होता है किस चीज़ का? स्प्लाइसिंग फैक्टर का। अब किसका स्प्लाइसिंग फैक्टर? स्प्लाइसिंग फैक्टर ऑफ प्री mRNA। देखो आपको पता होगा ना, मैसेंजर आरएनए में इंट्रॉन्स और एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन और इंट्रॉन्स पाए जाते हैं। हमें इंट्रॉन्स को निकालना होता है, इंट्रॉन्स को हम रिमूव करते हैं, है ना। प्री मैसेंजर आरएनए में से हम क्या करते हैं? इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। इसी प्रक्रिया को बोलता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्प्लाइसिंग। इसी को बोलते हैं हम स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग करने के लिए जो काम में आती हैं उनको बोलते हैं हम स्प्लाइसिंग फैक्टर। कुछ स्प्लाइसिंग फैक्टर होते हैं, बेसिकली हमें नाम नहीं जानना, ठीक है ना। कुछ स्प्लाइसिंग फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं? प्री मैसेंजर आरएनए में से इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। प्री मैसेंजर आरएनए में से इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। तो प्री आरएनए स्प्लाइसिंग फैक्टर, तो जो स्प्लाइसिंग फैक्टर है आरएनए का, स्प्लाइसिंग फैक्टर ऑफ आरएनए कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है न्यूक्लियर स्पेकलेस के अंदर। यहाँ पे ये स्टोर होता है और यहाँ पे इसका मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। और स्प्लाइसिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे नहीं होती है, वो यहाँ पे नहीं होता है। न्यूक्लियर स्पेकलेस के अंदर स्प्लाइसिंग फैक्टर पाए जाते हैं, ठीक है ना। स्प्लाइसिंग फैक्टर पाए जाते हैं, स्प्लाइसिंग फैक्टर का मॉडिफिकेशन भी होता है। बट स्प्लाइसिंग फैक्टर को अगर स्प्लाइसिंग फैक्टर को काम करना है तो उसको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। उसको निकलना पड़ेगा न्यूक्लियर स्पेकलेस के अंदर, वो काम वो बाहर करेगा, ठीक है ना।
ये बस उसका घर है। ऐसा समझो कि न्यूक्लियर स्पेकलेस इसका घर है। किसका घर है? स्प्लाइसिंग फैक्टर का। स्प्लाइसिंग फैक्टर आएगा, यहाँ पे रहेगा, कुछ अपने आप में मॉडिफिकेशन करेगा और इसको अगर काम करना है तो ये चले जाएगा बाहर। ठीक है, बस। अब बात करते हैं सीजल बॉडीज़ की। तो सीजल बॉडीज कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना, इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन होती है एंड आरएनए होती है। तो सीजल बॉडीज़ के अंदर प्रोटीन्स एंड आरएनए पाया जाता है, जो कि इन्वॉल्व होता है कि जिसमें असेंबली एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर ये तो न्यूक्लियोलर, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनपी, और ये तो स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनपी। ठीक है ना, इस चीज़ के असेंबली में, ठीक है ना, इस चीज़ के असेंबली में और मॉडिफिकेशन में स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। आरएनपी का मतलब है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, यहाँ पे भी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है ना, तो स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है ना, तो इन दो प्रोटीन्स, है ना, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, तो इन दोनों प्रोटीन का क्या होता है? इन दोनों प्रोटीन का असेंबली और मॉडिफिकेशन, असेंबल करता है, असेंबल होना और मॉडिफाई करना। ठीक है ना, असेंबल करता है किस चीज़ को? असेंबल करता है स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एंड स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है ना, एंड पॉलीगोम। हाँ, पॉलीगोम की बात अभी हम बात में करेंगे। तो सीजल बॉडी समझ में आया ना? सीजल बॉडी क्या है? सीजल बॉडी के अंदर कुछ सीजल बॉडीज़ के अंदर कुछ प्रोटीन और आरएनए पाया जाता है। सीजल बॉडीज़ में आपको कुछ आरएनए और प्रोटीन देखने को मिलेगा, जो क्या काम करती है? ये असेंबलिंग और मॉडिफिकेशन में काम में आती है। किसकी असेंबलिंग और किसका मॉडिफिकेशन करती है? ये SNRNP और SNORNP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन एंड स्मॉल न्यूक्लियोलर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। है ना, तो इनको क्या करती है? ये असेंबल करती है और इनका मॉडिफिकेशन करती है। ठीक है, सीजल बॉडीज़ के अंदर होती हैं। सीजल बॉडीज़ के अंदर कुछ आरएनए और प्रोटीन पाई जाती है, वो ये काम करती है। ठीक है ना, सीजल बॉडीज़ के अंदर कुछ आरएनए और प्रोटीन पाई जाती है, जो ये काम करती है असेंबली की और मॉडिफिकेशन का। किसको असेंबल करेगी और किसको मॉडिफाई करेगी? SNRNP और SNORNP। अब बात करते हैं पॉलीकॉम ग्रुप की। ठीक है ना, पॉलीकॉम इज ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है ना, आर जीन स्प्लाइसिंग प्रोटीन। पॉलीकॉम क्या है? एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन है। पॉलीकॉम इज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन। पॉलीकॉम इज ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन जो क्या काम करती है? ये जीन साइलेंसिंग करती है। एक ऐसी प्रोटीन होती है जीन को साइलेंस करने वाली प्रोटीन। अब साइलेंसिंग का मतलब समझ लो ना, साइलेंट हो जाओ। ठीक है, मान लो कोई जीन अपना काम करे, कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, उसको बोलेगी रुक जा, शांत हो जा, बिल्कुल स्टॉप, बस। तो जीन को साइलेंस करती है, जीन के फंक्शन को रोक देती है, जीन के एक्सप्रेशन को रोक देती है। प्रोटीन्स जीन साइलेंसिंग प्रोटीन होती हैं, जीन साइलेंसिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होती है दैट रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ जीन्स। बहुत सारी जीन्स, हाँ, किसी एक स्पेसिफिक जीन नहीं, बहुत सारी जीन है जिनको ये साइलेंट कर देती है और उसके एक्सप्रेशन को ये रेगुलेट करती है कि अब तो साइलेंट हो जा। ठीक है ना, कब करनी है साइलेंस, कब रोकनी है। ठीक है ना, तो ये जीन के एक्सप्रेशन को ये कंट्रोल कर रही है ना। अब मानो कोई जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, उसको जाके ये रोक दे रही है, तो जीन एक्सप्रेशन को ये कंट्रोल कर रही है ना। ठीक है, अब कितने समय के लिए रोकेगी, कब रोकेगी, ये सब चीज़ें हैं जो यही कंट्रोल करती है। कौन? पॉलीकॉम। तो बेसिकली हम अगर बात करें तो पॉलीकॉम क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन जो जीन को साइलेंट करती है, जो एक जीन साइलेंसिंग प्रोटीन है। ठीक है ना, तो ये क्या कर रही है? ये बेसिकली क्या कर रही है? जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर दे रही है। ठीक है, अब आ जाओ द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियर स्केलेटन। हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था ना, तो सेम चीज़ें यहाँ पे भी होती है। साइटोस्केलेटन क्या कर रहा था? ये सेल के स्ट्रक्चर को, सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा था। ठीक है ना, सेल में प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल को एक प्लेटफॉर्म दे रहा था। तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर भी सेम चीज़ें ही घटने वाली है। न्यूक्लियर स्केलेटन भी सेम चीज़ें करती है। प्रोटीन की बनी होती है, फिलामेंटस प्रोटीन की बनी होती है, नेटवर्क होती हैं, फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ही पाई जाएगी, साइटोप्लाज्म में तो नहीं होंगी।
द टर्म न्यूक्लियर मैट्रिक्स वाज गिवन बाय ब्रेजनी एंड कॉफे। ब्रेजनी एंड कॉफे, जो भी है नाम याद उतनी ज़रूरत नहीं है हमें, 1974 में, टू डिस्क्राइब हाईली ऑर्गेनाइज्ड रेसिडुअल फ्रेमवर्क लेफ्ट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ न्यूक्लियाई विद सॉल्ट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट एंड न्यूक्लिएजेस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियस को, इन्होंने देखो ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने न्यूक्लियस को सॉल्ट, ये तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट, ये तो न्यूक्लिएजेस, इन चीज़ों से इनको न्यूक्लियस को ट्रीट कराया। न्यूक्लियस में ये चीज़ें डाली, मान लो न्यूक्लियस में आपने ये तीनों चीज़ें डाली, तो क्या हुआ ना, जो ये सब चीज़ें डालने के बाद जो चीज़ बचा, ठीक है ना, इन तीन सॉल्ट को डालने के बाद और नॉन आयनिक डिटर्जेंट को डालने के बाद और न्यूक्लियस से ट्रीट करने के बाद न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें बची, जो रेसिडुअल फ्रेमवर्क बचा, उसको इन्होंने बोला क्या, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, उनको इन्होंने बोला न्यूक्लियर मैट्रिक्स। अब तो न्यूक्लियस का मतलब पता है ना, ये एक एंजाइम है जो सारे न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें बची उनको इन्होंने बोला क्या, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर, देखो अब इसका काम देख लो, बस सिंपल सी बातें हैं कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है किस चीज़ के लिए, डीएनए के मेटाबॉलिज्म में, अगर बात करें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सब प्रक्रिया में ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। मेंटेन साइज एंड शेप ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना, साइज एंड शेप ऑफ द न्यूक्लियस, और डीएनए के अंदर होने वाला, न्यूक्लियस के अंदर होने वाली बहुत सारी जो घटना है, न्यूक्लियस के अंदर होने वाली जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उनको भी, ठीक है, सिर्फ डीएनए मेटाबॉलिज्म में नहीं, बाकी चीज़ों में भी बहुत हेल्प करता है ये। ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली जितने भी बॉडीज़ हैं, जितने भी बॉडीज़ हैं सिंपल सी, तो उनको भी ये क्या करते हैं, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देती है। ठीक है, तो हाँ, मेन काम तो इसका है कि न्यूक्लियस के साइज और शेप को एक सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, और डीएनए के मेटाबॉलिज्म को एक फ्रेमवर्क देना। ठीक है, सो दैट वो हो सके। सेल डिवीजन में भी ये काम में आती है, क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में, सॉरी सेल डिवीजन बोल दिया, डीएनए के रेप्लिकेशन में बोले, ये तो ट्रांसक्रिप्शन में भी जो आपके पास न्यूक्लियर मैट्रिक्स है वो अपना रोल प्ले करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, डीएनए रेप्लिकेशन में, और साइज और शेप तो न्यूक्लियस का बनाए रखती है। द न्यूक्लियर मटेरियल इज एम्बेडेड इन ए विस्कस फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इट इज ए सस्पेंशन medium that supports almost all the nuclear functions such as DNA replication, transcription, post-transcriptional modification and ribosomal biogenesis। न्यूक्लियस के अंदर होने वाली जितनी भी प्रोसेसेस हैं, जितनी भी ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस, उनको न्यूक्लियोप्लाज्म सपोर्ट करता है। ठीक है ना, द न्यूक्लियोप्लाज्म हैज़ न्यूक्लियर प्रोटीन। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन्स होती है, कुछ एंजाइम्स होती हैं, आरएनएज होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, और कुछ आयंस होती हैं। ठीक है ना, तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन्स, एंजाइम्स, आरएनएज, न्यूक्लियोटाइड्स एंड सम आयंस। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन दी शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। हाँ, ये भी स्ट्रक्चर बनाए रखती है, शेप एंड स्ट्रक्चर अपने न्यूक्लियस का बनाए रखती है। एंड प्ले वाइटल रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। हाँ, और ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करती है। तो देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म का सिंपल सा काम जाना, बस रोल देखना है हमें, बस रोल देखना है क्या होता है। ठीक है ना, तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या क्या काम करता है, ये साइज और शेप को मेंटेन करके रखता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, न्यूक्लियस के अंदर होने वाली जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनमें ये रोल प्ले करता है। ठीक है ना, उनको ये सपोर्ट करता है। फॉर बोल सके तो हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, राइबोसोमल बायोजेनेसिस, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जितनी भी घटना घट रही है न्यूक्लियस के अंदर, जितनी भी न्यूक्लियस के अंदर चीज़ें घट रही है, ठीक है, उन सबको न्यूक्लियोप्लाज्म सपोर्ट करता है। ठीक है, इट सपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द न्यूक्लियर फंक्शंस। ठीक है,
इट सपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द न्यूक्लियर फंक्शन